हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज की सीरीज हम फिर से लेके आए हैं अपने आर्मी वालों के लिए। ठीक है, आर्मी वालों के लिए वही की वही सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो आप जोश और हिम्मत के साथ तैयार हैं अगली अपनी क्लास के लिए? इसी जोश और रुतबे को बनाए रखना है। ठीक है, सफलता असफलता दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। जिसको असफलता मिलेगी उसको तजुर्बा मिलेगा, और जिसको सफलता मिलेगी उसके सपने पूरे होंगे। तो आप ये सोच के मत चलो कि एक बार से हम सफल हो जाएं या नहीं होंगे, क्या नहीं होगा। अपनी तरफ से मेहनत चालू रखो, मेहनत जारी रखो। ये वर्दी की आड़ है साहब, हर किसी को नहीं लगती। ठीक है ना, ये वर्दी की आड़ है, हर किसी को नहीं लगती। पाता वही है जिसके अंदर जुनून और हिम्मत बरकरार होती है। तो आप इसी जुनून और इसी हिम्मत के साथ, इसी जज्बे के साथ और इसी मेहनत के साथ लगातार कंटिन्यूस प्रयास करें। आपका प्रयास एक दिन जरूर सफल होगा। आज नहीं तो कल होगा। आपके मुकाम का, आपकी हिम्मत का और आपकी जीत का जश्न जरूर होगा। इसी जोश और रुतबे के साथ आज की क्लास हम चालू करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। आज बात करेंगे हम उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र के अंदर पहला टॉपिक अपने पहला क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन यानी कि यूरिनरी सिस्टम का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आएगा? ऑस्टियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या साइटोलॉजी? ऑस्टियोलॉजी किसका होता है? बोन्स का, यानी हड्डियों का, बोन्स का अध्ययन या बोन्स की स्टडी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन की स्टडी, त्वचा का जो अध्ययन है वो आएगा डर्मेटोलॉजी में। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन या सेल की स्टडी। और जो नेफ्रोलॉजी इसमें किसकी आती है? किडनी, किडनी की स्टडी या किडनी का अध्ययन, वक्रक का अध्ययन या उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन। तो अपना सही कौन सा होगा? नेफ्रॉन। बी अपना क्या है? राइट आंसर है। आज के क्लास का अपना पहला ही क्वेश्चन बी क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? अपने शरीर में अमोनिया है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? यूरिया में। यूरिया में बदलने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करेगा? कौन सा अंग करेगा? किडनी करेगा, फेफड़ा करेगा, यकृत या अग्नाशय? कौन करेगा? किडनी यूरिया बनाने का काम करेगी, बट अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं करेगी। फेफड़े का काम है ऑक्सीजन का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन अपनी बॉडी में गई है तो जो अपने अशुद्ध रुधिर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना और खून के साथ मिला के पूरी बॉडी में भेजने का, सर्कुलेट करवाने का काम है। अग्नाशय है वो हार्मोन का स्रावन करता है, जो कि कौन सा है? इंसुलिन, ग्लूकोजन, और तीसरा कौन सा है जो ग्लूकोज और इंसुलिन को मेंटेन करता है? पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था विटामिन सी। विटामिन सी का नाम बताओ। किसी ने भी कमेंट में नहीं लिखा विटामिन सी का नाम। बस इतनी पढ़ाई है आपकी, इतना ही वर्दी का जोश है आपके अंदर, इतने ही वर्दी के लिए आप बस इतना ही जुनून है। विटामिन सी तक का नाम नहीं बता पा रहे हो आप। विटामिन सी का क्या नाम है? स्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और बात करूं अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? यकृत करता है। यकृत क्या काम करेगा? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करेगा। ठीक है, तो सी अपना क्या है? राइट आंसर है। दूसरा, यकृत का और क्या काम है? मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब उसके अंदर बता रखा है। अभी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर भी क्वेश्चन था, यकृत का क्या काम है? पीत रस का निर्माण करना, और उसको पीत रस को स्टोर करने का काम कौन करता है? पित्ताशय करता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें मत भूलो, ये बहुत काम आने वाली है आगे तक। नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य के यकृत का आकार कैसा होता है? मनुष्य के यकृत का आकार कैसा होता है? जो किडनी है वो किस शेप की है? आपके बॉडी के अंदर किडनी किस शेप की है? राजमा का आकार बोलते किडनी के अंदर। राजमा का आकार नहीं देख रखा है तो
क्या ये पीयर शेप यानी नाशपाती शेप की है, या बीज सेव के बीज के आकार की, जे शेप की, या त्रिकोण आकार की? जे शेप का आकार किसका होता है? आमाशय का होता है। किसका होता है? आमाशय का होता है। त्रिकोणकार किसका होगा? त्रिकोणकार किसी का नहीं होता। नाशपाती का आकार किसका होता है? पीयर शेप किसका होगा? यूट्रस का होता है। किडनी का आकार या तो राजमा के आकार का होता है या फिर सेव के बीज के आकार का। सेव का बीज छोटा होता है पर किडनी थोड़ी बड़ी होती है, पर दिखने में सेव के बीज के जैसी दिखती है। ठीक है, बी अपना क्या है? राइट आंसर है। अगर यहाँ पे राजमा का आकार दे रखा होता तो उसको सही करते। नेक्स्ट बात करते हैं, वक्रक यानी किडनी है, उसके अंदर क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है? किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सी है किडनी की? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, रसाकुर, वायुकुपिक वायु कोष्टिका, कौन होगी? ये क्या है? न्यूरॉन है, जो किसकी इकाई है? ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? यूनिट ऑफ ब्रेन, जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों शामिल है, उन दोनों की है। नेफ्रॉन क्या है? वक्रकाणु, यही क्या है? किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। तो अपना बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उससे पहले ये सोचो आप कि आप अपने मेन एग्जाम में बैठे हो और उस मेन एग्जाम की तरह इसमें आंसर लिख सकते हो। आप साथ साथ में क्लास देखो, टाइप करो आंसर कि ये क्लास इसका ये आंसर होगा, और जो चीजें आपको एक्स्ट्रा पता है वो भी बता सकते हो, और जो चीजें नहीं पता है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपने इस क्लास को तमाम उन स्टूडेंट के पास या उन दोस्तों के पास शेयर करो जिसमें वास्तविक उनको जरूरत है, जो वास्तविक में वर्दी को पाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर भी ये जुनून है और आप में भी ये हिम्मत है कि आप भी वर्दी को पाना चाहते हो, तो इस क्लास को एंडिंग तक जरूर देखना। ठीक है, तुम्हें सौगंध है उस माँ की, उस मिट्टी की, जिसकी वजह से आप यहाँ तक आए, और उसको मतलब उनका विश्वास जो है ना बरकरार रहे, उनका विश्वास कभी टूटे ना। तो अपने इसी जोश को बनाए रखना है एग्जाम तक, और उस जोश को आपको दिखाना है, कर दिखाना है अपने ऊपर उस वर्दी को लाके। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो सबसे ज्यादा खुशी हमको होगी कि आप सेलेक्ट हुए हो, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट में से भी सेलेक्ट हुए। तो आपको इसी जोश और जुनून के साथ अपनी क्लास को निरंतर कंटिन्यू रखना है, और क्वेश्चन आपको पूछना है कमेंट में कि हमको ये चीज समझ में नहीं आई, या इस चीज के बारे में आप हमको बताइए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन के बारे में। वक्रक में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? वक्रक के अंदर जो पथरी बनती है, पथरी नॉर्मली किस किस की होगी? एक तो होती है अपने बॉडी के अंदर से भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसकी बन जाएगी। पानी नहीं पीने की वजह से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के थ्रू निकल नहीं पाता, और यूरिन कम होने की वजह से वो किडनी में जमाव कर देता है। दूसरा, अपने कैल्शियम जो होता है वो जमाव करने लग जाता है किडनी के अंदर। तो 2 या 3 तरह की पथरी होती है बॉडी के अंदर। तो किसकी होगी? सोडियम क्लोराइड की होगी, कैल्शियम ऑक्सिलेट की होगी, मैग्नीशियम सल्फेट की, या कैल्शियम कार्बोनेट की? कैल्शियम कार्बोनेट की तो कैसे होगी? ये तो होगी नहीं। सोडियम क्लोराइड की भी नहीं होगी क्योंकि नमक से कभी किडनी नहीं बनती। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट से भी नहीं होगी। किससे होगी? कैल्शियम ऑक्सिलेट है। कैल्शियम ऑक्सिलेट क्या काम करेगा? आपकी बॉडी के अंदर किडनी का जमाव करेगा, एक तरफ के पत्थर के जैसे जमा होने लग जाएगा, व्हाइट व्हाइट ग्रेइश कलर का। व्हाइट कलर होता है कैल्शियम का, और ऑक्सिलेट होने की वजह से वो हल्का पीला दिखता है या हल्का ग्रीन कलर का दिखता है। उसकी वजह से किडनी के अंदर क्या होने लग जाएगी? छोटे छोटे से दाने जमने लग जाएंगे, और छोटे छोटे से दाने जम के एक बड़ी किडनी भी बना सकते हैं। ठीक है, 0.5 0.01 से भी से लेके वो बहुत बड़ी भी किडनी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं,
मूत्र का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होगा? हीमोग्लोबिन, यूरोक्रोम, मायोग्लोबिन या मेलेनिन? किसकी वजह से होगा? जो अपनी यूरिन है उस यूरिन के अंदर येलो कलर है उसका, वो किस वजह से होगा? हीमोग्लोबिन तो क्या होता है? आरबीसी में होगा। आरबीसी में होगा जो क्या काम करेगा? ब्लड का लाल कलर रखेगा, रेड कलर करवाएगा किसमें? ब्लड में। ब्लड का लाल रंग किसकी वजह से होगा? अरे बोलो ना, किसकी वजह से होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से होगा क्या? ब्लड का लाल कलर। और मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर, क्या बोल रहा है? मसल्स के अंदर, यानी जो मांसपेशियों का कलर है कैसा? लाल कलर, जो मायोग्लोबिन करवाने का काम करेगा। और जो मेलेनिन है, मेलेनिन क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर कलर प्रोवाइड करवाने का काम करता है, जिसके अंदर जितना ज्यादा कलर, जितना ज्यादा मेलेनिन, उतना ही ज्यादा उसका डार्क कलर। जितना ज्यादा मेलेनिन उतना ही ज्यादा डार्क कलर होगा बॉडी का। और जिसके अंदर मेलेनिन की कमी होगी उसके अंदर क्या होगा? वो व्हाइट कलर का दिखेगा इंसान, यानी कि फेयर दिखेगा। ठीक है, ये आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो फेयर लवली वगैरह आप लगाते हो, कोई भी किसी भी तरीके की क्रीम लगाते हो, वो आपके मेलेनिन को कम करने का काम करता है। ठीक है, और जिसके अंदर मेलेनिन की कमी होती है तो उसमें काफी चीजें होती है, उसको नींद ठीक से नहीं आती, उसके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्या थोड़ी स्टेबल नहीं होती, यानी कि वो किसी चीज के लिए परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता। और बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसके अंदर आती है, जो ये क्या, पीनियल ग्लैंड इसको सिक्रेट करती है। कौन सी ग्लैंड करती है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इसको क्या करेगी? सीक्रेट करेगी। पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। जिस समय आप सो रहे हो उस समय याद करके सो, सुबह 5 बजे उठना है, तो आपको अपने सडनली बिना अलार्म के या सुबह 5 बजे उठोगे, तो ये इसको क्या बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। उससे स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? मेलेनिन है। और जो मूत्र का यानी कि यूरिन का कलर पीला करता है उसको क्या बोलते हैं? यूक्रोम, यूरोक्रोम। क्या बोलते हैं? यूरोक्रोम। बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वस्थ मनुष्य के मूत्र का पीएच कितना होता है? स्वच्छ मनुष्य के मूत्र का पीएच कितना होता है? 7.4, 0.3, सॉरी 6.0, 8.4 या 4.5? कितना होगा? 6.0, यानी कैसा? अम्लीय होता है। बी इसका क्या राइट आंसर है। पीएच वाले क्वेश्चन जितने हो सारे याद करके जाना, ये कंफ्यूजन वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे ब्लड का पीएच हो गया, यूरिन का पीएच हो गया, और आपके HCl का पीएच कितना होता है? वो भी एक तरह का अम्ल है, एसिड है। और एसिड हमेशा क्या है? वो एसिड हाई एसिड है, उसका पीएच भी हाई होता है। तो जितने और पीएच वाले क्वेश्चन हैं और रासायनिक नाम वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि विटामिन के रासायनिक नाम, ये सारे क्वेश्चन आप याद करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कृत्रिम मशीन से रक्त का शुद्धिकरण करना क्या कहलाता है? यानी कि बॉडी के अंदर किडनी खराब हो गई है, और किडनी का क्या काम होता है? किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। क्या काम होता है? ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है। और खराब हो गई है किडनी तो वो ब्लड को फिल्टर नहीं करवा पाएगी, तो उस समय कृत्रिम तरीके से हॉस्पिटल में मशीन के थ्रू क्या किया जाता है? ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और वो फिल्टर किस तकनीक के अंदर आता है? कौन सी तकनीक है? फिल्ट्रेशन, डायलाइसिस, हाइड्रोजनीकरण, पाश्चुरीकरण। फिल्ट्रेशन से तो नहीं होगा, फिल्ट्रेशन तो जैसे पानी का या कोई दूध का ऐसे फिल्टर हो गया तो वो फिल्ट्रेशन में आता है, तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजनीकरण, ये भी नहीं होगा। पाश्चुरीकरण ये सब दूध का होता है, क्रीम का होता है पाश्चुरीकरण। तो क्या होगा? डायलाइसिस अपॉन डायलाइसिस। आपने डिपार्टमेंट देखा होगा, हॉस्पिटल में कभी जाते हो तो डायलाइसिस होता है। उसमें क्या करते हैं, यहाँ से एक क्या डाली जाती है? सिरिंज डाली जाती है, वो पूरी ब्लड के अंदर वो अपना कैल्शियम सॉरी केमिकल वगैरह डालने की वजह से उसको ब्लड को क्या करके फिल्टर करता है, और जो वेस्ट होता है वो यहाँ से निकाल के ब्लड को वापस, जो फिल्टर हुआ हुआ ब्लड है उसको ब्लड में वापस शरीर में डालता है, तो उसको बोलते हैं डायलाइसिस।
ठीक है, तो बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिया का रासायनिक सूत्र। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? सबको पता है, NH2CO NH2। क्या होता है ये यूरिया का रासायनिक सूत्र? बी इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, पक्षी, सांप और कीट मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करते हैं? किसका करेंगे? पक्षी, सांप और कीट किसका उत्सर्जन करेंगे? उत्सर्जन किसका करते हैं? मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है? मनुष्य यूरिया का करता है। और पक्षी, सांप और कीट किसका करेंगे? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ग्लाविनिन किसका करेंगे? किसका करेंगे आप बता सकते हैं इसमें? पक्षी, सांप, कीट मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का। मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य में यूरिया होता है। और पक्षी, सांप और कीट किसका करेंगे? यूरिक अम्ल का करेंगे। और अपने बॉडी के अंदर यूरिक अम्ल बढ़ जाए तो, बॉडी में यूरिक अम्ल बढ़ जाए तो, बॉडी के अंदर यूरिक अम्ल कितना होता है? 0.1 होता है। 0.1 से लेके 0.6 अगर ये बढ़ जाए तो किडनी काम करना बंद कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपने श्वसन तंत्र से। श्वसन तंत्र का अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? किसके अंदर रखा जाएगा? श्वसन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी या नेफ्रोलॉजी? नेफ्रोलॉजी अभी बताया था आपको, किडनी का अध्ययन। कार्डियोलॉजी हार्ट का अध्ययन या हृदय का? हृदय का अध्ययन। साइटोलॉजी सेल का अध्ययन। और पल्मोनोलॉजी किसका होगा? श्वसन तंत्र का अध्ययन। रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा? पल्मोनोलॉजी। बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। श्वास किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? जो श्वास है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण, केवल अपचयन और प्रकाश रासायनिक किसका अध्ययन है? श्वास के अंदर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? आप श्वास ले रहे हो, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है? आपके श्वास लिया आपने तो क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन लंग्स में गई, और आपने जैसे ही ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से वो बाहर की तरफ आई। तो ये किस तरीके की है? ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण दोनों शामिल है इसमें। कौन कौन से? ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण दोनों शामिल है। बी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, मछली किस अंग से क्या करती है? श्वास लेती है। कौन सा अंग है मछली के अंदर जिसकी वजह से वो क्या करती है? श्वास लेती है, श्वसन करती है। फेफड़ों से, त्वचा से, गलाफड़ों से, यानी गिगल्स बोलते हैं, क्लोम या गिगल्स, या श्वास नली किससे करती है वो? मछली हमेशा कभी फेफड़े यूज ही नहीं करती, त्वचा से भी नहीं करती, वो हमेशा गलाफड़ों से यानी गीगल से अपना क्या करेगी? श्वास लेगी। मछली किससे श्वास लेती है? अपने गलाफड़ों से। जो ये है उसमें सांस लेने के लिए वो अपने गलाफड़ों को इस तरीके मूवमेंट करवाती है, ठीक है, इसीलिए
मछली का मुंह आपने देखा होगा थोड़ा सा आगे की तरफ संकड़ा और पीछे की तरफ उसके गाल मोटे मोटे होते हैं, तो वो सांस लेने का कार्य किसका होता है? गलाफड़ों का होता है मछलियों के अंदर। और मानवों के अंदर सांस लेने का कार्य कौन सा अंग है? अपना नाक, ठीक है। और इंटरनल और कौन से ऑर्गन कौन से, यानी आंतरिक अंग कौन सा है? फेफड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण थक्का और दर्द का अनुभव होता है? मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के अंदर आपको अगर थकान, सॉरी, मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण थकान और दर्द का अनुभव होगा आपको? कौन सा अम्ल मांसपेशियों में जमेगा तब आपको एक तो थकान होगी और आपको दर्द होगा, जैसे हाथ का दर्द होना, पांव का दर्द होना, पीठ का दर्द होना, किस अम्ल की वजह से होगा? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइटिक अम्ल या ऑक्सीजेलिक अम्ल, किसकी वजह से होगा? बॉडी के अंदर हमेशा लैक्टिक अम्ल होता है, वो जमाव करने की वजह से मांसपेशियों में पेन होगा। तो बी क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीजन के दौरान वायुमंडल से ली जाने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? कितनी है ऑक्सीजन की मात्रा? 78%, 21%, 0.3% या 4%? कितनी है ऑक्सीजन के अंदर, सॉरी, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा? 78 किसकी है, ये आप बताओगे? 78 किसकी है? 78% वायुमंडल के अंदर किसकी है? ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में होती है 21%। देख लो अब कितनी कम है। तो आप बोलोगे मैडम सांस लेना छोड़ दे क्या? सांस लेना कोई नहीं छोड़ सकता। ये कम किस वजह से हुई पता है आपको? पेड़ पौधों के काटने की वजह से, कारखानों का उत्पादन होने की वजह से वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, ठीक है। नदी नाले वगैरह ये बंद हो गए, गंदगियां ज्यादा हो गई, उस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दूसरा, और इसका क्या नुकसान हुआ? ओजोन परत होती है जो सूर्य की, सूर्य, रवि वगैरह किसके, उस सूर्य की तो उदाहरण है, सूर्य, भानु, रवि, रवकर, ये सब आपके हिंदी में आप पढ़ोगे। तो जो सूर्य के अंदर ओजोन परत है उसके अंदर क्या होने लग गया? छेद होने लग गया है, ठीक है। छेद होने की वजह से ओजोन परत के अंदर से रेज आ रही है, कौन सी? यूवी रेज, यूवी रेज। यूवी रेज की वजह से अपने यहाँ गर्मी ज्यादा बढ़ रही है और बारिश वगैरह कम होने लग गई है। उसकी वजह से ज्यादातर पेड़ पौधे जलने लग गए और ऑक्सीजन की कमी होने लग गई है, ठीक है। तो बी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में स्वर यंत्र किसे कहा जाता है? मानव शरीर के अंदर स्वर यंत्र कौन सा होगा? मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तब मैंने आपको बोला था कि स्वर यंत्र कौन सा है? ग्रासनी, कंठनी, श्वास नली या नासिका, किस में आएगा? नासिका क्या है? आपने पर्यायवाचिक पढ़ रखे होंगे हिंदी के अंदर, नाक के पर्यायवाचिक बोलते हैं, उसमें भी नासिका शब्द आता है, ठीक है। श्वास नली, कंठ और ग्रासनी। तो जो कंठ है यानी जिसको लेरिंग्स बोलते हैं वो क्या है? वोकल कॉर्ड है, स्वर यंत्र है। क्या है? स्वर यंत्र है। आपके साथ साथ हिंदी भी क्लियर हो रही है, ठीक है। तो स्वर यंत्र कौन सा है अपना? कंठ, लेरिंग्स है। अरे सो गए क्या आप सब? सोना नहीं है इतना जल्दी, पढ़ते रहना है, अभी तो क्लास चालू हुई है। हमने ठान रखा है कि आपको इस बार वर्दी दिला के ही मानेंगे, तो आपको भी उसी जज्बे के साथ, उसी रुतबे के साथ पढ़ना है। चाहे धूप आए, चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, कुछ भी आए, क्लास नहीं रुकने वाली और आपको भी नहीं रुकना है, ठीक है। आपको अपना जज्बा, आपको अपना जो जुनून है उसको कंटिन्यू रखना है। कभी भी जो तैयारी करने वाला इंसान है थकता नहीं है। क्यों नहीं थकता? उसके मन के अंदर यही चलता रहता है, मुझे ये चीजें हासिल करनी है। जिस चीज को पाने में आप अपनी मेहनत लगा दो, उसको पाने के लिए पूरे शिद्दत से उसके लिए जुट जाओ, तो वो चीज आपको मिल के रहेगी। जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आपने अभी से ही हार मान ली तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडम्स एप्पल शरीर के किस भाग की उभरी हुई संरचना है? एडम्स एप्पल नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो मैं बता दूं। बॉयज के अंदर ज्यादातर एडम्स एप्पल निकले हुए रहते हैं, यहाँ से जो अपने गले में से एक नुकीला सा या उभरा हुआ भाग होता है उसको एडम एप्पल बोलते हैं। तो ये अपने शरीर के अंदर किसकी उभरी हुई संरचना है?
कान में, गले में, नाक में और फेफड़ों में। किसमें है ये? अभी बोला मैंने आपको गले में। और ये सिर्फ मेल के अंदर रहती है, यानी कि नर के अंदर ही होती है। फीमेल यानी कि लड़कियों के अंदर एडम एप्पल नहीं होते। ये किसकी वजह से होते हैं? मेल के अंदर इसके उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उस हार्मोन की वजह से ये एडम एप्पल बनते हैं और उसकी वजह से उनकी आवाज क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। ठीक है, आवाज भारी हो जाती है। और एडम एप्पल लड़कियों में नहीं होने की वजह से लड़कियों की आवाज कैसी रहती है? तीखी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई है वो किसको बोलेंगे? नेफ्रॉन को बोलेंगे, वायुकुपिका को बोलेंगे, डायफ्राम या श्वास नली। श्वास नली तो क्या है? श्वसन तंत्र का भाग है, एक तरीके का अंग है श्वास नली। ठीक है, डायफ्राम क्या है? जो कि लंग्स को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, डोम शेप का होता है, कुछ इस तरीके से लंग्स के साथ अटैच रहता है। यू तो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट होता है किसका? डायफ्राम का। ये डायफ्राम है जो क्या कर रहा है? लंग्स को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, नेफ्रॉन अभी अपन ने पढ़ा था, ये किडनी की इकाई है। तो लंग्स की इकाई कौन सी हो गई? वायुकुपिका, जिसको एल्वुलाई बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? अपनी लंग्स की क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। बी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, फेफड़ों के चारों ओर पाए जाने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहते हैं? फेफड़ों के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली, जैसे कि ये अपने क्या है? फेफड़े हैं। ठीक है, इन फेफड़ों के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली, ये जो होती है, ये जो झिल्ली है इसको क्या बोलेंगे? पेरिटोनियन, प्यूरल झिल्ली, म्यूकस झिल्ली या फिर मेनिंजेस। मेनिंजियंस है, आपको पता है क्या होती है? मेनिंजेस होती है अपने ब्रेन की परतें या ब्रेन की लेयर है। 3 प्रकार की होती है लेयर, मैंने आपको पढ़ा रखा है जब सेंट्रल सिस्टम पढ़ा था। मेनिंजेस के अंदर 3 लेयर होती है, कौन कौन सी? पाया मैटर, अरकनॉइड मैटर, और थर्ड कौन सी थी? ड्यूरा मैटर। ये 3 लेयर होती है जो मेनिंजेस बोलते हैं जिसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करें म्यूकस। म्यूकस झिल्ली ये अपने किसके अंदर होती है? स्टमक के अंदर होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस झिल्ली स्टमक के अंदर होती है, जो क्या करती है? उसको कवर करके रखती है और HCl के दुष्प्रभाव से बचाती है। ठीक है, पेरिटोनियल या पूरे एब्डोमिनल कैविटी है अपनी। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो अपने लंग्स से नीचे से लेके अपने लोअर एब्डोमिनल तक होती है, उस पर पूरे ऊपर क्या करती है? कवरिंग करके रहती है, जिसको पेरिटोनियल लेयर बोलते हैं। एक सेकेंड, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, जिसको पेरिटोनियन बोलते हैं। और पेरिटोनियल लेयर है जो इसके ऊपर कवरिंग होती है। जो लंग्स के ऊपर ये जो दिख रही है आपको लेयर, इसको बोलते हैं प्यूरल झिल्ली या प्यूरल लेयर या प्यूरल मेम्ब्रेन। जो लंग्स के ऊपर होती है उसको प्यूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो एब्डोमेन के ऊपर होती है उसको पेरिटोनियल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, श्वसन दर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? श्वसन तंत्र को श्वसन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बोरोमीटर, स्पायरोमीटर, बैरोमीटर, स्पायरोमीटर, स्पेग्नोमोनोमीटर या फिर स्टेथोस्कोप। किसका करेंगे? स्टेथोस्कोप क्या नापता है? अपनी जो डॉक्टर है, ठीक है, वो कान में डाल के आपके एक कान, दोनों कान में डाल के और दूसरा आपके चेस्ट पे रखता है या पीठ पे रखता है, वो स्पेग्नोमोनोमीटर। ठीक है, स्टेथोस्कोप। और स्पेक्ट्रोमोनोमीटर है वो कौन सा है? बीपी नापने वाली मशीन होती है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमोनोमीटर। और स्पायरोमीटर ये क्या काम करेगा?
स्पायरोमीटर क्या काम करता है? आपके श्वसन दर को नापता है। बोरोमीटर क्या काम करता है? वायुमंडल के अंदर दाब को नापेगा। बैरोमीटर क्या काम करेगा? वायुमंडल के अंदर दाब को नापेगा। जो अपने श्वसन दर को नापेगा उसको क्या बोलेंगे? स्पायरोमीटर। बी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर में ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? ऊर्जा की मुद्रा किसको कहा जाएगा? डीएनए, आरएनए या ग्लूकोज या एटीपी? किसको बोलेंगे? ग्लूकोज क्या काम करता है? ग्लूकोज तो आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। सॉरी, ग्लूकोज क्या करेगा? जब इंसुलिन की कमी आएगी तब ग्लूकोज काम करेगा, और जब ग्लूकोज की कमी आएगी तब इंसुलिन काम करता है। ग्लूकोज तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, पर ऊर्जा की बात हो रही है। ऊर्जा के अंदर आरएनए क्या है? आरएनए आपके अंदर रेप्लिकेशन का काम करता है। डीएनए भी क्या काम करता है? सेल डिवीजन में काम करता है। डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी। और जो ऊर्जा की मुद्रा है वो कौन सी है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? क्या है एटीपी की फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी क्या है? अपने ऊर्जा की मुद्रा है। नेक्स्ट बात करते हैं, एम्फाइसीमा वातस्फीति रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एम्फाइसीमा किसको प्रभावित करेगा? वक्रक, वायुकुपिका, हृदय या यकृत? वक्रक किडनी को तो नहीं करेगा, हृदय को भी नहीं करेगा, यकृत को भी नहीं करेगा। एम्फाइसीमा किसको करता है? वायुकुपिका यानी फेफड़ों को करता है। बी क्या है आपका? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, भोजन का वह अवयव जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, ठीक है, तो भी आप वापस ध्यान दे लो। आपको आंसर बता रखा, क्या आंसर होगा? जो आपको खाने से क्या है? तुरंत ऊर्जा मिलती है। कौन सा होगा वो भोज्य पदार्थ? कौन सा है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन से? विटामिन को तुरंत खाते ही आपको कभी भी ऊर्जा एनर्जी नहीं मिलेगी। प्रोटीन को खाते सिर्फ मसल गेन होगा। वसा को खाते ही आपको कभी भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। हाँ, माना कि इसकी कैलोरी 90 किलो कैलोरी, सॉरी 9 किलो कैलोरी होती है, बट फिर भी कभी भी इसको खाने से आपको एनर्जी हाथों हाथ नहीं मिलेगी। हमेशा एनर्जी हाथों हाथ किसको खाने से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स को। सी क्या है आपका? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से लगभग कितने ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है? आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? अभी बताया मैंने आपको पीछे ही पीछे ही क्वेश्चन के अंदर। 4.2 कैलोरी, 9.3 कैलोरी, 7.0 कैलोरी और 2.1 कैलोरी। अगर 9 किलो कैलोरी नहीं दे रखी हो तो उससे रिलेटेड बताना है आपको। जैसे यहाँ पे 4 तो इसके कहीं आसपास का भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, कम से कम ये तो देखो 9.3 लिखा रखा है, तो 9.3 इसका क्या होगा? राइट आंसर है। अगर एक ही लाइन में पूछे तो 9 किलो कैलोरी होती है, बट अगर 9 किलो कैलोरी नहीं दे रखा हो तो 9.3 को आपको सही करके आना है। तो बी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला मुख्य रोग कौन सा है? कौन सा है प्रोटीन की कमी से मुख्य रोग? ये भी आपको बता रखा है पिछली क्लास में। स्कर्वी, रिकेट्स, क्वासिमकोर या बेरीबेरी? बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है, और स्कर्वी किसके होने से रोग है? विटामिन सी की कमी से। और रिकेट्स किसका है? विटामिन डी की कमी से। क्वासिमकोर कौन सा है? अपने प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इसी के साथ मैंने एक दूसरा और नाम बताया था आपको, प्रोटीन और माल न्यूट्रिशन की कमी से होने वाला रोग कौन सा था? मरासमस। मरासमस भी क्या है? एक प्रोटीन और पोषण तत्वों के कमी के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, माल्टोज या फ्रुक्टोज? कौन सी है शर्करा? दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? नाम बताओ जल्दी।
कौन सी शर्करा है दूध में पाई जाने वाली? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फ्रुक्टोज, कौन सी है? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता रखा है इसके बारे में। कौन सी आएगी? लैक्टोज। कौन सी है? लैक्टोज। नेक्स्ट बात करते हैं, जंतुओं के शरीर में संचित भोजन किस रूप में रहता है? जंतुओं में संचित भोजन किस रूप में रहता है? स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, सेलुलोज या काइटिन, किस में होगा? ये भी करवा रखा है आपको पिछली क्लास में। ए इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ये भी पिछली क्लास में करवा रखा है। इसके अंदर कौन सा आएगा? फाइब्रोजन। बी इसका क्या है? राइट आंसर है। हिपेरिन क्या करता है? ब्लड को पतला करने का काम करता है। एल्बुमिन एक तरह का अमाइनो एसिड है। ऑक्सीन भी क्या है? एंजाइम वगैरह है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कौन सा पाया जाता है मानव शरीर के अंदर प्रोटीन? इंसुलिन हार्मोन है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पाया जाने वाला एक तत्व है। किरेटिन, कोलेजन, कौन सा पाया जाता है मनुष्य के अंदर? किरेटिन पाया जाएगा, कोलेजन पाया जाएगा या क्या पाया जाएगा? कौन सा पाया जाएगा इसके अंदर? इंसुलिन सिक्रेट कौन करता है? पैंक्रियास करता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कौन सिक्रेट करेगा? पैंक्रियास करेगा। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में होता है। और किरेटिन ये अपने नेल से बाल है इसमें पाया जाता है, हेयर में। तो कोलेजन है, ये एक तरह का क्या है? अपने सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, इसका कभी कभार जमाव हो जाता है हार्ट में वगैरह में। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये पिछली क्लास में भी करवा रखा है। पाश्चुरीकरण, ये तो दूध को फिल्टरेशन करने के लिए हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या करा जाता है? दूध को उबाला जाता है। ठीक है, उसमें से क्या निकाला जाएगा? घी वगैरह निकाला जाएगा। हाइड्रोजनीकरण क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? एक तरीके से जो हाइड्रोजनीकरण क्या होगा? वाष्पीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, ये सब क्या है? एक तरह की अभिक्रिया है जो केमिस्ट्री में यूज की जाती है। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन, कोई भी पदार्थ या धातु है उसके अंदर से उसको अभिक्रिया करने के बाद उसका क्या हो? डिमोर्टाइजेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हो, यानी कि ऑक्सीजन निकल जाए, तो वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। किण्वन अलग होता है। तो वनस्पति घी से वनस्पति तेल बनाने के लिए कौन सी होगी? हाइड्रोजनीकरण होगा। ठीक है, बी इसका क्या है? राइट आंसर है। हाइड्रोजनीकरण क्या कर रहा है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी निकालने का काम कर रहा है। अब अगर बात करते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम की, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? थक गए हो आप मुझे लगता है ना? जोश और रुतबा उतना बचा नहीं है आपके अंदर। अगर होता तो क्लास को लाइक मारते और सब्सक्राइब भी करते हो, आगे अपने क्लास को शेयर भी करते। मुझे पता है किसी ने शेयर नहीं करी, किसी ने लाइक नहीं किया अभी तक। क्लास को लाइक करो और आगे बढ़ो, और जिसको सच में जरूरत है उस तक इस क्लास को पहुंचाओ। क्या पता उसकी दुआ से आप लग जाओ, है ना? और अपना रुतबा कम मत करो इतना। क्लास के अंदर बोरियत वाली क्लास नहीं लेनी है। साइंस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फालतू का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। कुछ एक क्वेश्चन आपको मैं फनीएस्ट तरीके से भी बता रही हूँ। ठीक है, मिक्सअप करके बता रही हूँ। ये देखो आपकी हिंदी आ गई, ये देखो आपकी केमिस्ट्री आ गई, अलग अलग तरीके से बता रही हूँ। बोरियत वाला तो सब्जेक्ट ही नहीं है ये। तो आपको भी अपने अंदर वैसे ही मेंटेन करना है, क्या? जोश और रुतबा। जैसे मैं अभी तक क्लास ले रही हूँ, आपको भी कंटिन्यू क्लास देखनी है। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोलॉजी या माइक्रोलॉजी? माइकोलॉजी क्या कहलाएगा? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा? एंडोक्राइनोलॉजी। बी क्या है? राइट आंसर है।
नलिकाविहीन ग्रंथियां से स्रावित होने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? नलिकाविहीन यानी डक्टलेस, जो डक्टलेस है ग्रंथियां हैं, उससे स्रावित होने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे, विटामिन कहेंगे, हार्मोन कहेंगे, पीतरस कहेंगे। पीतरस तो किससे निकल रहा है? बाइल जूस किससे निकल रहा है? लीवर से निकल रहा है। विटामिन क्या होते हैं? अपने मेजर माइक्रो, क्या है? एक तरीके के माइक्रो मिनरल्स हैं। और एंजाइम भी क्या है? ऑर्गन से स्रावित होने वाले चिपचिपे लचीले पदार्थ होते हैं। हार्मोन है वो क्या हो रहे हैं? नलिकावाहिन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। सी क्या है उसका राइट आंसर है। नलिकावाहिन और नलिका रहीन सबसे हार्मोन ही निकलते। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है सबसे बड़ी? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड या फिर अग्नाशय? अग्नाशय को क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी की तरह। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? आपके रीनल के ऊपर यानी किडनी के ऊपर पाए जाने वाली ग्रंथि है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ है? आपके गले में या नेक में, गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि क्या है? इसका सबसे छोटी ग्रंथि बोलते बड़ी है। अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है? आपके हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, ठीक है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाई जाती है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? ये पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि ये इसका भी मास्टर है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। ए इसका राइट आंसर है। अगर पीयूष ग्रंथि ना देखे कोई और ग्रंथि होती तो उस समय कौन सी होगी? थायराइड ग्लैंड होती। थायराइड ग्लैंड भी क्या है? बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? अभी बताया मैंने आपको। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या माना जाता है? मास्टर ग्लैंड माना जाता है। सी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर किस ग्रंथि को कहा जाता है? अभी बोला था पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोला जाएगा। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? हाइपोथैलेमस से नीचे, तो जो उसको कंट्रोल करने वाली होगी वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। तो मास्टर को कंट्रोल करने वाला क्या होता है? उसका भी मास्टर होता है। जैसे एक मास्टर है एक प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वो क्या होगा? मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर का भी मास्टर है या सुपर मास्टर है, तो कौन सा होगा? वो हाइपोथैलेमस। सी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि बोला है और सबसे छोटी ग्रंथि बोला है। थाइमस, पीयूष, अंडाशय या वक्रक? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? वैसे अगर इन दोनों का साथ में नाम आता तो ये दोनों ही होते, बट ये दोनों को अलग पूछ रखा है, तो कौन सा होगा? वक्रक होगा। डी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह नहीं होगा। मधुमेह क्या है? डायबिटिक तो किसकी वजह से होगा? इंसुलिन की कमी की वजह से होगा डायबिटिक, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बॉडी के अंदर ज्यादा होने की वजह से बॉडी ग्लूकोज को ब्लड के अंदर ही रख देती है। और ब्लड के अंदर रखने की वजह से पूरी बॉडी में मसल्स में कहीं पे भी ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, तो अपनी बॉडी क्या करने लग जाती है? वीक होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। और उसकी वजह से अपना ब्रेन को ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता, तो ब्रेन भी कभी कभार ऐसे चक्कर आना या फिर कुछ चीजें नहीं दिखना और ब्लाइंडनेस आ जाना आंखों के सामने, ये सारी दिक्कतें आती है। तो वो सब इंसुलिन की कमी से होता है। और इसीलिए डॉक्टर क्या देते हैं? आर्टिफिशियल इंसुलिन देते हैं या गोलियां देते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी उसको मेंटेन कर सके। ये क्या किस वजह से होता है? जो पेनक्रियाज है उसके अंदर रिसेप्टर की वजह से होने लगता है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना रखो याद कि इंसुलिन की कमी होने की वजह से मधुमेह का रोग होता है, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। दूसरा रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, यानी कैल्शियम की कमी हो जाने की वजह से बच्चों के अंदर जो हड्डियां हैं वो मुड़ने लग जाती है। पांव की, हाथ की हड्डियां जैसे मुड़ने लग जाएगी। वेरी वेरी आपको 3 से 4 बार बता रखा है कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग। तो जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है वो कौन सा होगा? गंगा रोग या फिर गोइटर बोलते हैं जिसको। बी राइट आंसर है। ये गले के अंदर होता है। गले के अंदर जो आपके यहाँ
क्या बोलते हैं उसको, जो गलगंट है वो होने लग जाता है, यानी कि यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, गला यहाँ से सूज जाता है, तो वो कौन सा होता है, घोंघा रोग या फिर गोइटर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किस ग्रंथि को 3F, 3F कौन कौन से, फियर, फ्लाइट और फाइट या आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, कि भाई आपातकालीन के समय कौन सी ग्रंथि है वो एक्टिव होती है। जैसे आपातकालीन कैसा, पहला फियर यानी कि डर, आप कहीं रूम में बैठे हो, रात के समय पढ़ रहे हो और पीछे से आपको ऐसा लगे कोई साया निकला या कोई घर वाला हो वो आपको डराने के लिए है, तो वो फियर के समय कौन सी ग्लैंड एक्टिव होगी। दूसरा फ्लाइट या फाइट, फाइट या फ्लाइट यानी कि या तो लड़ो या फिर भागो या मरो, ठीक है, वो वाली कंडीशन। जैसे मैंने आपको बढ़ा रखा है जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था, तो क्या आपके पीछे कुत्ते पड़ जाए तो उस समय या तो आप भागोगे या फिर वहां से क्या करोगे, वो ढूंढने लगोगे, ठीक है, या तो उस कुत्ते से लड़ो या फिर वहां से भाग निकलो, तो उस समय भी वो जो ग्रंथि अपने काम आएगी वो ग्रंथि कौन सी होगी। या आपातकालीन स्थिति के अंदर जैसे कि कोई कंडीशन ऐसी बन गई है, लड़ाई वाली कंडीशन बन गई है, और उस कंडीशन के अंदर आपको जो भी जोश से या होश से काम लेना है, तो उस समय वो ग्रंथि कौन सी काम आएगी, कौन सी काम आएगी, पीलियन ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल या अधिवक्रक ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि काम आएगी आपके, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या अधिवक्रक ग्रंथि होती है, ये काम आती है फियर, फ्लाइट और फाइट में। सी आपका क्या है, राइट आंसर है। भले ये किडनी के ऊपर और नीचे की तरफ हो, पर ये एक्टिव किसको करती है, अपने दिमाग को करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन का स्रावण शरीर के किस अंग से होता है। अभी बताया था मैंने आपको, यकृत से, पेनक्रियास से, वक्रक से या फिर हृदय से। अग्नाशय से होता है, यानी पेनक्रियास से होता है इसका सिक्रेशन। बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अभी अभी बात हुई है उसके बारे में। थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या काम करेगा आपके अंदर, ब्लड का, सॉरी मिल्क का, मिल्क को बनाने में मदद करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करेगा। ऑक्सीटोसिन जिसको लव हार्मोन बोला जाता है, कौन सा हार्मोन है ये, लव हार्मोन है। यही हार्मोन आपके प्रेगनेंसी के टाइम कॉन्ट्रेक्शन दिलवाने का काम करता है, बच्चा डिलीवर करवाने का काम करेगा। यही हार्मोन है जो आपके अंदर क्या करेगा, ब्लड को बनाने का काम, सॉरी मिल्क को बनाने का काम करेगा, मिल्क यानी दूध ग्रंथि को स्रावित करने का काम करेगा। और वही है जो इसके अंदर हार्मोन कौन सा है, इसको लव हार्मोन बोला जाता है। जब आपके अंदर प्यार वाली क्षमताएं मतलब प्यार वाली क्षमताएं उमड़ेगी ना, तो वो किसमें कौन सा हार्मोन एक्टिव होगा, ऑक्सीटोसिन होगा। और थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड से स्रावित, सॉरी थाइमस ग्लैंड से स्रावित होता है हार्मोन, ठीक है। और एड्रेनलिन ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड उससे स्रावित होने वाला हार्मोन है, अभी बात करी थी। यही काम करवाते हैं आपको लड़ो या उड़ो का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, शरीर की जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है। अभी बात की थी थोड़ी देर पहले जब मेलेटोनिन की बात आई थी, मिलेनिन की बात आई थी। प्यूस ग्रंथि की नहीं होगी, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या हाइपोथैलेमस। पीनियल ग्लैंड को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। बी क्या है आपका राइट आंसर है। जो चीजें पढ़ा रखी है वही चीजें आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स और वयस्क में टिटेनी रोग किस तत्व की कमी के कारण होगा, किस तत्व की कमी के कारण होगा, आयरन की कमी से, कैल्शियम की, आयोडीन की या सोडियम की। सोडियम की कमी की वजह से बॉडी में बैलेंस नहीं हो पाता, चक्कर आने लग जाते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होगा, आयोडीन की कमी से आपको वो गलघोटू वाला रोग यानी कि गोंगा रोग होगा। और आयरन की कमी से ब्लड में कमी आ जाएगी यानी कि एनीमिया हो जाएगा। और कैल्शियम की कमी से क्या होगा, बच्चों के अंदर तो रिकेट्स और बड़ों के अंदर कौन सी टिटेनी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। बी आपका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं लव हार्मोन या दूध निष्कासन हार्मोन किसे कहा जाता है। अभी अभी बात करी है हमने इसके बारे में, आंसर दो फटाफट, ये आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन है मुझे लगता है। इंसुलिन,
ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागॉन या थायरोक्सिन, कौन सा होगा? कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन। बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, थाइमस ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? थाइमस ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होगी? मस्तिष्क में, वक्ष गुहा यानी हृदय के पास, गले में या उदर गुहा में, कहाँ होती है? एक आपको चीज बता दो, थाइमस यानी कि जो अपनी स्टर्नम है, स्टर्नम के ऊपर की ओर पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, वो कौन सी होगी? थाइमस ग्लैंड। जैसे कि अपना स्टर्नम है, यहाँ से रिप्स निकलती है इस तरीके से। तो जो यहाँ पे पाई जाने वाली ग्रंथि होगी, ये होगी अपनी कौन सी? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अपने स्टर्नम के ऊपर पाए जाने वाली ग्रंथि है कौन सी है? थाइमस ग्लैंड, यानी कि वक्षीय गुहा हृदय के पास पाए जाने वाली ये ग्लैंड है। हृदय कहाँ होता है? इस तरीके से यहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो ये हृदय के पास में पाई जाने वाली, तो बी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का काम करती है? शुरुआत में पहले ही बता रखा है मैंने आपको कि दोनों की ओर काम करने वाली यानी मिक्स ग्लैंड है ये। कौन सी मिक्स ग्लैंड है? पीयूष ग्रंथि सिर्फ क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। और थाइमस क्या है? ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि, सॉरी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड भी क्या है? अंतःस्रावी। पर जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय, ये दोनों की काम करती है बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी, यानी मिक्स ग्लैंड है ये। क्या है? मिक्स ग्लैंड है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा? अभी बोला था आपको, मधुमेह, डायबिटिक मलाइटस। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? डायबिटिक मलाइटस है। ठीक है, ये अपनी बॉडी के अंदर किसकी कमी की वजह से होगा? इंसुलिन की कमी की वजह से होगा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी बॉडी में। नेक्स्ट बात करते हैं, किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन यानी कि प्रसव पीड़ा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। ये कहाँ होता है? मेल में होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन फीमेल में होता है। एड्रिनलिन दोनों में होगा, मेल फीमेल, पर कहाँ पे होगा? एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल जो ग्लैंड है वो स्रावित करेगी, पर जो प्रसव पीड़ा वाला हार्मोन है, मैंने आपको अभी बोला था ऑक्सीटोसिन है, इसी को लव हार्मोन बोलते हैं। इसी से क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन यानी कि दूध निष्कासन का काम भी यही करता है, और बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन दिलवाने का काम करता है जब बच्चा डिलीवर होने वाला हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नर जनन हार्मोन मुख्य रूप से कौन सा है? नर जनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन। अभी बोला था आपको एस्ट्रोजन। सी क्या है अपना? राइट आंसर है। जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है वो कौन से हैं? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन किसके हैं? फीमेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। इंसुलिन मेल फीमेल दोनों में होता है, पेनक्रियास सिक्रेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एच आकार की या तितली आकार की ग्रंथि कौन सी है? एच आकार की या तितली आकार की ग्रंथि कौन सी है? कुछ इस तरीके से होती है ये ग्लैंड। ये ग्लैंड है, ये किस में होगी? थायराइड। थायराइड ग्लैंड को एच आकार की या तितली आकार की ग्रंथि बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या एड्रिनलिन? ग्लूकागॉन का क्या काम है? ग्लूकागॉन का क्या काम है? बॉडी के अंदर मेंटेन करना ग्लूकोज और इंसुलिन। इंसुलिन को मेंटेन करने का काम है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन करता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, और सॉरी एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी थाइमस ग्लैंड से, और एड्रिनलिन अभी आपको बता रखा है एड्रिनल ग्लैंड से होता है। तो जो ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन करने का काम करेगा वो कौन सा होगा? इंसुलिन होगा। बी आपका क्या है? राइट आंसर है।
ठीक है, आज के तमाम क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, एक बार वापस रिपीट क्लास देख लेना। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें पूछनी हो कि मैम हमको ये समझ नहीं आया इतनी क्लासों में से, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बस आपको थकना नहीं है, इसी तरह से निरंतर प्रयास करते रहना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने पूरी क्लास देखी, और जिसने नहीं देखी है तो कंटिन्यू प्लीज पूरी क्लास देखें। और आगे आपकी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।